हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया जाता है, मैं उसी के क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। उससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आजकल मैं ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड मॉडल ही बता रहा हूँ, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पे अब ध्यान देते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सोशल साइंस आपका है, सोशल साइंस टोटल आपको फुल मार्क्स 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है। आपको एक OMR शीट मिलेगा जिसमें आपको 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से केवल आपको 40 बनाना है। देखिए यहाँ पे 40 नंबर का ही बनाना है, कोई भी 40 उसमें भर दीजिए, लेकिन सही सही भरना है। 80 को दिया रहेगा, 40 को भरना है। एगो सही बनाएगा ना तो 1 नंबर मिलेगा आपको। आइए हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला गया है 1 नंबर में, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो वियतनाम तो शामिल है, लाओस भी शामिल है, कंबोडिया भी शामिल है। मैं वियतनाम भी जा चुका हूँ, लाओस भी जा चुका हूँ, कंबोडिया भी जा चुका हूँ। मैं एक बार गया था फॉरेन, वियतनाम घूमने के लिए मैं गया था, तो सब वहाँ का जानता हूँ। वियतनाम भी गया था, लाओस भी, कंबोडिया भी देखा हूँ। तो चीन नहीं होगा आपको। ये एक का ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएगा। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन नहीं है मेरे भाई मेरे बंधु। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस बोला जा रहा है, तो ये आपको 1815 में ना हुआ था। 2 का ए नंबर सही हो जाएगा। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। चलिए 3 नंबर में आइए, 3 नंबर प्रश्न को देखना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 3 नंबर में कि भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो क्या आप लोगों को नहीं मालूम है। लाला हरदयाल साहब ने किए थे, लाला हरदयाल साहब ने। तो 3 का सी आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर में बोला क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। सार्क तो होगा नहीं, नाटो नहीं होगा, ओपेक नहीं होगा, यूरोपीय संघ होगा। यहाँ पे 4 का डी नंबर सही हो जाएगा। 4 का डी आपको ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए 5 में चलते हैं। 5 में बोला गया है, देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे VVI लगा लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार लगभग आना तय ही है ये VVI। देखिए यहाँ पे VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिहानुक किस देश के शासक थे, तो वियतनाम के, कि लाओस के, कि थाईलैंड के, कंबोडिया के हो जाएंगे ना, कंबोडिया। और एक बात, यहाँ से एक और प्रश्न बन के सामने आता है, पूछा जाएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया। मैंने उसको देखा भी है फेस टू फेस, लाइव वहाँ पे भी मैं किया था एक बार। चलिए नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, किस देश के शासक थे, तो कंबोडिया के। आपको 5 का डी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब्राहम डबरी, जॉर्ज स्टीफेंस, जेम्स वाट, रॉबर्ट फुलटन। तो जेम्स वाट हो जाएंगे।
जेम्स वाट साहब ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था? चलिए 7 में बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। 7 नंबर भी VVI मार लीजिए बाबू, VVI मार लीजिए इसको। ये इस बार आ रहा है आपके 2021 के एग्जाम में आ रहा है यह। मेरे पास कॉल आया था, वो बोले कि आ रहा है यह क्वेश्चन इस बार। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई। जब आप लोग NCERT का बुक पढ़िएगा ना, तो जितना भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सब NCERT से है। सब के सब आपको NCERT से मिला जुला है, एकदम मिल रहा है। 1907 ईस्वी किताब को जो पढ़िएगा ना गहराई से, तो उसमें सब मिल जाएगा ये A to Z क्वेश्चन यहाँ का। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 में आते हैं। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है ये, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप एकदम है। गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। पटना क्या है? तो बिहार की राजधानी है। गोल घर में गया भी हूँ, उसमें अच्छा लेजर शो चलता है आजकल, बहुत उसको मॉडिफाई कर दिया है, उसमें लेजर शो दिखाया जा रहा है आजकल। गोल घर के अंदर लेजर शो भी दिखाया जा रहा है। और मैं ऊंचाई पे चढ़ा भी था, उसमें बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़िएगा ना तो बहुत ही शानदार नज़ारा दिखने को मिलता है। एकदम समुद्र भी दिखाई देता है, जो गंगा है, बहुत ही अच्छा से। और बड़े बड़े बिल्डिंग भी दिखाई देते हैं, बिस्कोमान भवन भी है, गांधी मैदान भी है बगले में। गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। तो 8 का बी हो जाएगा। आइए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 में बोला गया है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील, देखिए न्यू डील, तो FD रूजवेल्ट हो जाएगा, FD रूजवेल्ट हो जाएगा। 9 का बी आपको सही है। चलिए 10 में आते हैं। हाँ, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन जी का बात हो रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो ये बोलते बोलते आपको 1804 बता देना चाहिए कि 10 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804, सॉरी 1804 में न किया गया मेरे भाई। चलिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हंसी आ रही है हमको। आइए 11 में आते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये भी देखिए 1871 में हो जाएगा ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कार्ल मार्क्स साहब आ गए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन के रूप में क्या है आपको? जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, पोलैंड है। तो जर्मनी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बड़ा बड़ा उसका बाल है या बड़ा बड़ा उसका दाढ़ी है? कार्ल मार्क्स जी हैं, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। चलिए 13 में आइए। 13 में क्या बोला गया है कि 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया? WTO, गैट, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बहुत सारे टीचर को देखा, वो लोग गलत ही इसका आंसर बताए थे। वो लोग बोले थे 13 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई आर्थिक नीति। जो नई आर्थिक नीति है ना बाबू, 1991 ईस्वी में लागू हुआ। 1991 में, 1991 ईस्वी में लागू किया गया नई आर्थिक नीति को। जब NCERT बुक पढ़िएगा ना तो उसमें मिल जाएगा आपको। चलिए 14 में आइए। 14 में क्या बोला जा रहा है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो मत्स्य पालन, मछली पालन, ये प्रथम क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन, ये भी आपको प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वन भी, पेड़ पौधा वाला भी आपको प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बैंकिंग जो है ना, ये थर्ड में आता है, तृतीय क्षेत्र बोला जाता है बैंकिंग को। तो 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो बैंकिंग आपको तृतीय क्षेत्र होता है, यह आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए 14 का बी नंबर सही हो जाएगा। आइए 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 में क्या बोला जा रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? यहाँ पे क्या होता है, कौन सा उद्योग होता है जमशेदपुर में, दुर्गापुर में और भिलाई में? तो आइए मैं यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है सीमेंट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको सीमेंट दिया गया है, सीमेंट दिया गया है, चीनी दिया गया है, आयरन और स्टील दिया गया है।
वस्त्र दिया गया है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा आयरन और स्टील। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम में क्या होता है, कौन सा उद्योग होता है, तो आयरन और स्टील का उद्योग होता है वहाँ पे, आयरन और स्टील का वहाँ पे उद्योग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में बोला गया है प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, तो प्रति व्यक्ति क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। तो औसत आय ना हो जाएगा यहाँ पे, 16 का सी, सॉरी 16 का बी ना हो जाएगा आपको। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, तो औसत आय हो जाएगा। औसत आय क्या है, देश में रह रहे सभी व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो देश में रहते हुए रह रहे सभी व्यक्तियों की औसत आय होती है, इसलिए 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 में आते हैं। 17 में क्या बोला जा रहा है, 17 में आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ। 17 का आपको सी हो जाएगा। चलिए 18 में आइए। यहाँ पे देखिए कितना शानदार क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन। VVI मार लो भाई, इस पे भी VVI लगा दो। यहाँ पे बोला गया है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो जानते हैं कि बांग्लादेश में टका चलता है। क्या चलता है, ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी में आपको टका मार दीजिए, यहाँ पे टका हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका ना उसका मुद्रा है, बांग्लादेश का मुद्रा टका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। 19 में आइए। 19 में बोला गया है राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय और उत्पादन के साधनों की आय। तो यही हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो उत्पादन के साधनों की आय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 20 में बढ़ते हैं। 20 में आते हैं हम लोग। 20 में क्या बोला जा रहा है आपसे, 20 में बोला गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में हुआ था। 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। आइए 21 के और बढ़ते हैं हम लोग। 21 में क्या बोला गया है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण मतलब क्या होता है, लोन होता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का लोन प्रदान किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा यहाँ पे। 21 का आपको सी नंबर सही आंसर है, 21 का सी। आइए 22 में बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो हो जाएगा 22 का आपको सी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ पे जो भारत में है ना, तब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ पे उत्पादन किया जाता है ना, तो उसका दायित्व मतलब उसका मालिक कौन होता है, किसान भी होते हैं और सरकार भी होता है। उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो 22 का सी हो जाएगा करेक्ट। आइए 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 में बोला गया है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्ण से। तो कृष्ण जी हो जाएगा यहाँ पे, कृष्ण से हो जाएगा। 23 का आपको डी नंबर सही हो जाएगा। आइए 24 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 में क्या बोला जा रहा है, 24 में बोला जा रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को भारत के हर एक व्यक्ति उस दिन को कैसे भूल सकते हैं, मैं तो नहीं भूल सकता उस दिन को। 26 दिसंबर 2004 बहुत ही ब्लैक डे था इंडिया के लिए। इंडिया में बंगाल की खाड़ी में बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। तो 24 का कौन सा डी सही हो जाएगा आपको। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो बंगाल की खाड़ी हुई थी। आइए 25 नंबर को देखते हैं हम लोग। 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 25 में बोला गया है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जा रहा है। केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। केबल का टूट जाना ना, जब केबल भी टूट जाएगा तो क्या कीजिएगा, कैसे बात होगा, लाइनिया कैसे आएगा इसमें। तो सामान्य संचार व्यवस्था वही ना बोला जा रहा है।
केबल में जब टूट जाएगा, केबल मतलब होता है तार, तार टूटेगा तो लाइन कैसे आएगा उसमें, तो 25 का ए ना सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 25 के बाद 26 में आते हैं। बोला जा रहा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, जब बाढ़ आवेला तो का होला, तो फसलों को कि भवनों को कि पशुओं को कि उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ आती है तो क्या होता है, फसल भी बर्बाद होता है, पशु को भी नुकसान पहुंचाता है, भवनों को भी नुकसान पहुंचाता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा ना, क्योंकि सब चीज़ को नुकसान होता है बाढ़ से। और बिहार वालों से क्या पूछना, बाढ़ में कितना क्षति हुई है इस बार। अब पप्पू यादव इतना मेहनत भी किया बेचारा और उसका वोट भी नहीं दिया लोग, कितना लोग मतलब अब स्वार्थी है, क्या कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को उससे राजनीति से क्या लेना, हम लोग टीचर भले हुए। चलिए 27 पे आइए। 27 में क्या बोला जा रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो रेलवे से, सड़क मार्ग पे, जल मार्ग से, वायु मार्ग से, तो हो जाएगा सड़क मार्गों से, सड़क मार्गों से। चलिए 28 में आइए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस वाला बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा कि बाढ़ आएगा तो कहाँ जाना चाहिए। गांव के बाहर, गांव के बाहर का जाइएगा तो बाढ़ नहीं आएगा, वहाँ भी मिलेगा। खेतों में जाइएगा तो कहाँ बच जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा तो कहाँ बच जाइएगा, तो फिर भी मरिएगा। ऊंची भूमि पर चले जाइएगा तो बच जाइएगा। तो 28 का हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। 28 का सी नंबर सही हो जाएगा कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो ऊंची भूमि पे, ऊंची भूमि पर जाइएगा तो बाढ़वा कैसे पहुंचेगा उतना ऊपर। चलिए अब आकाश में मत उड़ने लगिएगा, सोचिएगा कि आकाश में उड़ जाएंगे हवाई जहाज से, कितना देर कहीं तो कहीं ना उतरना पड़ेगा ना। चलिए 28 29 में आते हैं। 29 में बोला जा रहा है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। नीतीश बाबा का है, नीतीश बाबा का, नीतीश चाचा का। तो 29 का सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। यही आपको क्या है, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसके हेड कौन है, तो नीतीश कुमार है, अभी आपके बिहार के भावी सीएम भी हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 में आते हैं। 30 में क्या बोला जा रहा है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्र सरकार। तो राज्य चुनाव आयोग न करवाता है, राज्य चुनाव आयोग जो आपका पंचायत वाला चुनाव होता है तो कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। चलिए 30 का सी हो जाएगा सही। आगे बढ़िए, 31 में आइए। 31 में क्या बोला गया है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से कि उत्तर प्रदेश के कि पंजाब से कि राजस्थान से, तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान से ही पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 31 का डी सही है आपको। चलिए 32 में आते हैं। 32 में बोला गया है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, हाँ बनी तो थी। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हाँ। तो किस लिए 1975 किसके लिए फेमस है, तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हो गया था, उस समय इमरजेंसी लागू हो गया था। तो 32 का सी सही है आपको, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हो गया था, आपको इमरजेंसी लागू कर दिया गया था 1975 में। तो 32 का सी नंबर सही है। चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी VVI मारो इस पे आने वाला इस बार एग्जाम में। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। आंध्र भाषण का हो जाए कि आंध्र प्रदेश नाम बकनी के। 33 का सी हो जाए, आंध्र प्रदेश हो जाए। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से। चलिए 34 में आइए, 33 के बाद 34 में आइए। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, कौन मानता है, सांप्रदायिक, नारीवादी, जातिवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो हो जाएगा सांप्रदायिक न हो जाएगा। सांप्रदायिक किससे मिला हुआ है, तो धर्म से मिला हुआ है। जो सांप्रदायिक है तो आपको धर्म से मिला हुआ है, सांप्रदायिक किससे मिला हुआ है, तो धर्म से मिला। 34 का हो गया ए। चलिए आगे बढ़िए, 35 में आइए। 35 में बोला गया है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। तो हाँ यही हो जाएगा। सत्ता क्यों जरूरी है भाई, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, आपको डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आते हैं 36 नंबर में। 36 में बोला गया है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन
का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ के मजबूर करना होगा नहीं, लोकतंत्र की स्थापना करना होगा नहीं, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा। 36 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 37 में आते हैं। 37 में क्या बोला गया है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं? सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में कि झारखंड में कि उड़ीसा में? तो छत्तीसगढ़ में। तो झारखंड ना हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? तो झारखंड में। 2 नंबर उड़ीसा में होता है। झारखंड दिया गया तो झारखंडे को ना मारेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है, तो आपको झारखंड यहाँ पे सही हो जाएगा। झारखंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 38 में। बोला गया है सौर ऊर्जा मतलब सोलर सिस्टम की बात हो रहा है, सोलर एनर्जी की। सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी की बात हो रही है कि उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? मतलब सबसे अच्छा मस्ट सुटेबल राज्य कौन सा है? तो असम है। तो असम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मेघालय भी नहीं होगा, राजस्थान होगा। राजस्थान में क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सोलर को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा धूप चाहिए। राजस्थान में देखते हैं कितना मरुस्थल है, कितना रेत है, वहाँ इतना काफ़ी गर्मी पड़ती है कि क्या बताया जाए आपको। तो राजस्थान है क्योंकि ज़्यादा गर्मी मिलती है, ज़्यादा सूर्य की प्रकाश वहाँ पर मिलती है। और सौर ऊर्जा है जो सोलर एनर्जी है, कैसे उसको क्या चाहिए? तो उसको धूप चाहिए ज़्यादा। तो 38 का सी हो जाएगा राजस्थान में। चलिए 39 पे आइए बात करते हैं। 39 में बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना। और कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। हर साल बिहार को बर्बाद करता है ये बाढ़ लाकर। कोसी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा 39 का बी। चलिए 40 पे आते हैं। 40 में बोला गया है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर का नाम आ गया, मतलब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल वाला सब टाइगर ना होता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए 41 में आते हैं। 41 में बोला गया है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, टेहरी बांध, हीराकुंड बांध। तो हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। उत्तराखंड में है ना। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भारत में सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड इसका हो जाएगा। 41 का सी नंबर सही है। चलिए 42 पे बात करते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस। प्राइमरी एनर्जी का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो विद्युत ना हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। 42 का बी आपको सही है। 42 का बी नंबर आपको सही दिया गया है बाबू। 42 का बी। चलिए 43 में आते हैं। 43 में बोला गया है पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है कि कोलकाता में है कि मुंबई में है कि हाजीपुर में? तो हाजीपुर में है। और हाजीपुर कहाँ है? सोनपुर के बगल में और बिहार में है और पटना के बगल में है। पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। 43 का डी सही हो गया। आइए 44 पे चर्चा करते हैं। 44 में बोला गया है चावल क्या है? चावल क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायज फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल है। चावल क्या है अपना? खरीफ फसल है। अगर गेहूं बात करता तो गेहूं रबी फसल हो जाता। गेहूं में क्या हो जाएगा? अगर गेहूं की बात होगी, गेहूं की, तो हो जाएगा रबी फसल। चावल की बात होगी तो हो जाएगा खरीफ फसल। आइए 45 पे चर्चा करते हैं। 45 में बोला गया है निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो हो जाएगा आपको सेल हो जाएगा। सेल ये प्राइवेट कंपनी है। डाबर प्राइवेट कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। टिस्को प्राइवेट कंपनी है। लेकिन सेल जो है ना वो आपको गवर्नमेंट कंपनी है। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 46 में आइए। बोला गया है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइड पाया जाता है। 46 का ए सही हो जाएगा। चलिए 47 पे आइए। 47 में बोला गया है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब सफ़ेद क्रांति। हाँ तो सफ़ेद क्रांति होता है, श्वेत क्रांति होता है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। आइए आगे 48 में। ये देखिए लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है? तो आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध होता है। देखिए मुजफ्फरपुर कहाँ दिया गया है? मुजफ्फरपुर और वैशाली। हाँ मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको लीची पाए जाते हैं। तो डी नंबर सही हो जाएगा।
आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलिए 49 में आते हैं। 49 में आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। सेविंग कहलाता है। सेविंग क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आइए 50 नंबर को हिट करते हैं। 50 नंबर इसमें बोला गया है, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा की प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of defaulted in conversational band? अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिक वर्ष जमा, आवर्ती जमा। तो हो जाएगा अधिक वर्ष हो जाएगा। 50 का सी नंबर आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो हो जाएगा अधिक वर्ष। देखिए मैंने आज आपको 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा आपके समक्ष। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसीलिए मैं 50 क्वेश्चन को ही आज आपको बताऊंगा और बताया। देखिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप लोग इसको एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उन लोगों से भी बोलिए मुझसे जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर दिन प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। अपना कमेंट करके बताइए कि किस चैप्टर के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप हमसे। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर रखिए और ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। समझे ना आप लोग ना? अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे वाली क्लास में 50 के बाद 51 आता है, 51 से लेकर अब 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करूं, 51 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बोलिए कि सर 51 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को भी बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए बहुत ही धन्यवाद आपको। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।